Okay. Now, now we are about to start with a new chapter, which is chapter number 9, page number 214, current इलेक्ट्रिसिटी 12th फिजिक्स। तो देखिए अब यहाँ पर इस वर्ड को समझिए, करंट। करंट का मतलब क्या? क्विक। करंट का मतलब क्या? क्विक। और करंट का एक और मतलब होता है टू फ्लो। तो क्या होता है? आप लोगों ने वाटर करंट नाम सुने होंगे, यानी बहता हुआ पानी। समझ में आया? तो यानी वाटर करंट। तो करंट का मतलब होता है टू फ्लो, या करंट का मतलब होता है क्विक। ठीक है। और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक, यानी दूसरा नाम जो इसके साथ अटैच है वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। यानी अगर मैं यहाँ पर क्विक को ना कंसिडर करते हुए टू फ्लो को कंसिडर करूँ, तो यहाँ पर हाँ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या हम ये बोलेंगे ये इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आया है इलेक्ट्रॉन से। किससे आया है? इलेक्ट्रॉन से। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तब जाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है या करंट जो है जनरेट होता है। समझ में आया? तो ये याद रखो। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर नथिंग बट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। नेगेटिवली चार्ज, दैट्स इट। बस मुझे यही बोलना था, चार्ज। चार्ज, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, या यानी ये इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो करंट को कैसे डिफाइन करेंगे? चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। समझ में आया? करंट का आप लोगों को पता होगा, सिंबल होता है कैपिटल आई। ठीक है। और चार्ज जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू से, और टी जो है वो होता है टाइम। तो क्या हो जाता है? फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। आपको पता है कि आई का जो है, करंट का जो है एम्पियर जो है, मतलब इसका यूनिट है। चार्ज का जो यूनिट होता है वो है कूलम होता है, और टाइम का जो है सेकंड होता है। समझ में आया? तो याद रखो, हाउ वुड यू डिफाइन द इलेक्ट्रिक करंट? द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। ठीक है, विच इज़ बीन गिवन बाय क्यू अपॉन टी। ये फॉर्मूला भी हो गया। अगर यूनिट के हिसाब से बात करना है तो कूलम पर सेकंड, ऐसा हम लोग बोलेंगे। इतना समझ गया? ये था छोटा सा, यानी करंट के बारे में, या इस टाइटल के बारे में। ठीक है। अभी ठीक है, देखिए लेफ्ट साइड में कैन यू रिकॉल वाला पिंक बॉक्स है। नॉर्मली वी डू नॉट रिफ़र दिस, लेकिन ये इसलिए रिफ़र करना पड़ रहा है क्योंकि इससे रिलेटेड आगे कुछ आने वाला है, तो इसलिए उसको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि देर आर 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। 3 टाइप के मटेरियल्स होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। इन शॉर्ट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड सेमी कंडक्टर। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं मेटल्स, जैसे उसमें हो गया कॉपर, हो गया एल्यूमिनियम, हो गया, ये सब क्या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको कंडक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टर्स। एनी मटेरियल विच अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू इट इज़ नोन एज अ कंडक्टर। लेकिन सपोज करो प्लास्टिक बोलो, लकड़ी बोलो, ठीक है, या कपड़ा बोलो, ये तीनों भी क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब क्या हो गया? अगर ये तो प्लास्टिक का ही बना है मार्कर, तो अगर मैं यहाँ पर एक वायर लगाऊँ, करंट है जिसमें, और मैं यहाँ पर अगर पकड़ूँ, तो क्या मुझे करंट लगेगा? प्लास्टिक के ज़रिए नहीं लगेगा। तो उसको बोलेंगे क्या? नॉन मेटल, या हम इसको ये बोलेंगे क्या? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या इसको हम लोग बोलेंगे इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब क्या? जो पास होने नहीं देता। हम लोग जब जैकेट पहनते हैं या स्वेटर पहनते हैं विंटर सीजन में, तो वो इंसुलेटर की तरह काम करता है। यानी कि क्या करता है? बाहर की सर्दी अंदर नहीं आने देता, बॉडी की गर्मी बाहर नहीं जाने देता, तो बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन रहता है। तो समझ में आ गया? तो वो इंसुलेटर की तरह काम करता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देता, फ्लो होने नहीं देता अपने अंदर से। सेमीकंडक्टर्स मतलब क्या? सिलिकॉन नाम सुने होंगे एग्जाम्पल के तौर पे, सिलिकॉन बोल रहा हूँ मैं। ये सिलिकॉन जो होता है, हाँ, जर्मेनियम भी होता है। ठीक है। सिलिकॉन जो होता है, आप लोगों ने सुने होंगे सोलार पैनल्स में सिलिकॉन यूज़ होता है एज अ सेमीकंडक्टर। हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, ये साइंस 2 चैप्टर नंबर 5 में पढ़े थे, अगर याद होगा तो ये याद रखो कि 3 टाइप के मटेरियल्स होते हैं जो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्लासीफाई किए गए हैं।
ठीक है। और इसके बाद क्या है यहाँ पर देखो, ये बोला गया है डज अ सेमीकंडक्टर डायोड एंड अ रेजिस्टर हैव अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। सेमीकंडक्टर डायोड जो है ये करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए हेल्प करता है, जबकि रेजिस्टर क्या करता है, करंट को रोकने में हेल्प करता है या करंट के फ्लो को स्लो करने में हेल्प करता है। तो दोनों भी सेम नहीं हो सकते, ये दोनों अलग है, ठीक है। डायोड का आई थिंक तुम लोगों को सिंबल पता है, कुछ ऐसा बनाते हैं, ऐसा करके बनाते हैं ना, समझ में आया। तो ये डायोड का सिंबल है। रेजिस्टर का क्या है, ईसीजी ईसीजी की तरह जो है ऐसा ऐसा कुछ होता है वाला है, ये ऐसा होता है, समझ में आया। तो ये उसका, ये रेजिस्टर का सिंबल है, ये डायोड का सिंबल है, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्या पूछ रहा है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई 2 और मोर रेजिस्टर्स connected in series and parallel have different effective resistance। यानी ये बोल रहा है कि इन लोगों के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टर क्यों होता है या कैसे होता है। तो देखो यहाँ पर एकदम सिंपल है, आप लोगों को ये मैंने 10th स्टैंडर्ड में बताया था, जो अपने पास पढ़ा है उन लोगों को बोल रहा हूँ। एक कोड बोला था सीरीज और पैरेलल के लिए, कोड बोला था, ठीक है, सेव पैक, ये बोला था सेव पैक। मतलब क्या, जब कभी भी सीरीज अरेंजमेंट रहेगा यू हैव टू ऐड वोल्टेज, इसका मतलब करंट विल रिमेन कांस्टेंट, यानी कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन, जहाँ तक कभी Vn आता है तो Vn तक का जाने दो। अरे समझा कि नहीं। लेकिन करंट विल बी व्हाट, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3, ये होता है सीरीज केस में, अरेंजमेंट में। इतना समझा। सेव पैक, ये मैंने डायलॉग बोला था, सेव पैक। तो अगर अरेंजमेंट सीरीज है तो ऐड होगा वोल्टेज, करंट के बारे में नहीं बोला, तो समझ जाओ कि करंट जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द इलेक्ट्रिकल जो भी सर्किट है। इतना समझा। पैक का मतलब क्या, जब कभी भी पैरेलल अरेंजमेंट रहेगा ऐड होगा करंट, जब कभी भी पैरेलल अरेंजमेंट होगा ऐड होगा करंट। इसका मतलब क्या, यानी कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सो ऑन, अगर ज़्यादा है तो। समझ में आया। लेकिन यहाँ पर मैंने वोल्टेज का नहीं बोला, तो समझ जाना कि पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन कांस्टेंट, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 एंड सो ऑन। अरे समझा कि नहीं, तो ये याद रखो। तो क्या हो जाता है कि यहाँ पर जो तीसरा बोला है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई 2 और मोर रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल हैव डिफरेंट इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो डेफिनेटली इन लोगों का रेजिस्टेंस अलग रहेगा। अगर आप सीरीज में अरेंज करोगे तो वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा लेकिन करंट कांस्टेंट मिलेगा, लेकिन अगर पैरेलल में उसको अरेंज करेंगे तो डेफिनेटली करंट आपको ज़्यादा मिलेगा, वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्किट। बोले समझा कि नहीं समझा इतना, हाँ समझा। ये बेसिक है, ये 10th में भी बोला गया था, ठीक है, साइंस 2 चैप्टर नंबर 5 में बोला गया था। अब इसके बाद आता है क्या, हाँ अब आता है इंट्रोडक्शन के मतलब पार्ट को हम लोग शुरू कर रहे हैं ऑफ चैप्टर नंबर 9, ठीक है। अभी ज़रा ध्यान से सुनिए प्लीज़, ज़रा ध्यान से सुनिए, फिर उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज देखेंगे, पहले कुछ सर्किट देखेंगे। आपको पता है ये रेजिस्टर है, मैं कर रहा हूँ, ये रेजिस्टर है, करना पड़ता है, ये रेजिस्टर आपको पता है, ये वायर है जिसको हम लोग कंडक्टर बोलेंगे, बराबर है। इसको बोलेंगे क्या, सेल, लेकिन अगर एक से ज़्यादा रहा तो बैटरी, मैंने 10th में समझा चुका हूँ, ठीक है। अगर सिंगल ऐसा रहा, ऐसा बोलो या वर्टिकल बोलो, ठीक है, आपको पता होगा ये सिंगल रहा तो उसको सेल बोलते हैं, एक से ज़्यादा रहा तो बैटरी बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद बड़े के यहाँ पर पॉजिटिव साइन देंगे, छोटे के यहाँ पर नेगेटिव साइन देंगे, ये आप लोगों को मालूम होगा। फिर उसके बाद हाँ यहाँ पर जो वायर सेम लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसको बोलते हैं प्लग की, मैं सब लिखवा नहीं रहा लेकिन ये हाँ प्लग की, ठीक है। इसको क्लोज बोलेंगे क्या ओपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे। अगर ये तो ऑफ है, फिलहाल ऑफ है, डॉट मारेंगे तो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। हाँ
नहीं, यानी ये चालू हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। लेकिन अभी बोलो ऑन ऑफ को छोड़ दो, ओपन एंड क्लोज के हिसाब से बोलो ये क्या है, ओपन है। समझ आया? ऑफ रहेगी तो ओपन, समझ आया? और अगर डॉट है तो मतलब क्लोज, समझ आया? क्यों? क्योंकि देखो ना, क्लोज हो जाएगा तो सर्किट क्लोज हो जाएगी, ये हो गया तो सर्किट ओपन हो जाएगी, तो देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट। समझ में आया? आप लोगों को पता होगा कि ये जो है इसको बल्ब बोलते हैं, समथिंग लाइक दिस, इसको बल्ब बोलते हैं। समझ में आया? फिर उसके बाद और क्या है, हाँ ये आपको पता है ये वोल्ट मीटर है, ठीक है। अब पॉजिटिव कैसा मानेंगे, नेगेटिव कैसा मानेंगे, एक साइड को पॉजिटिव एक साइड को नेगेटिव मानते हैं, ये बेसिक्स है, ये बेसिक्स है। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि देखो फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, करंट का फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, और क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, प्लीज़ ये याद रखिए। तो देखो करंट कैसा जाएगा, कन्वेंशनल करंट बोलते हैं उसको, ठीक है। ये करंट जो है ऐसा जाता है, समझ में आया? तो पॉजिटिव आया ना, इसीलिए पहला पॉजिटिव यहाँ लिखेंगे, यहाँ नेगेटिव लिखेंगे। और ये आप चाहे तो यहाँ पर ए भी लिख सकते हैं, एम्पियर, आप चाहे तो यहाँ पर जी भी लिख सकते हैं, गैल्वेनोमीटर, तो डिपेंड करता है। फिलहाल आपकी बुक में ये सब चीज़ें नहीं लिखा है या बनाया है, इसके लिए मैं डायरेक्टली इसको ऐसा करें, इनफैक्ट ये भी नहीं बनाया है। हाँ देखो, रेजिस्टर क्यों रहता है, ऐसा इन्होंने एक सवाल पूछे है। रेजिस्ट मतलब टू रोकना, मतलब रोकना। अब सपोज करो हमारे घर में 220 वोल्ट का जो है करंट आ रहा है और पंखे को चाहिए सिर्फ 100 का, तो 120 ज़्यादा है, तो उतना अगर करंट पंखे को मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट, यानी कि ब्लास्ट नहीं होगा मतलब जल जाएगा। तो रेजिस्टर क्या करता है, उतने करंट को ही अलाउ करता है जितनी की ज़रूरत है, 100 को ही अलाउ करेगा, 120 को रोक के रखेगा, जिस वजह से वहाँ पर गर्मी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की गर्दी हो जाती है, तो कोलिजन ज़्यादा होता है, कोलिजन ज़्यादा होता है तो क्या हो जाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला टॉपिक शुरू हुआ था 10th में, याद है आप लोगों को? हाँ, अभी 10th में वही समझा रहा है, इसके लिए इतना अच्छे से बोल रहा हूँ, समझ में आ गया? अरे ये समझा कि नहीं? हाँ, अरे ये ओपन है, क्यों ओपन है? क्योंकि अभी सर्किट खुली है, जैसे मैंने ये कर दिया, इन शॉर्ट में क्या कर रहा हूँ, मैं इस लाइन को जुड़ा दे रहा हूँ, तो सर्किट कंप्लीट हो रही है या क्लोज हो रही है, अब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सकते हैं। अरे समझा कि नहीं? ऐसा होता है, उसका बोलने का मतलब। हाँ वो मालूम, नाग नागिन वाला भी एक है ऐसा, अभी इन लोग को ऐसा ही चाहिए तो फिर क्या करें। ये ऐसा वाला, ये प्लग की, 2 महीना पहले ये ऐसा हो जाता है, ये ऑन हो जाएगा तो। और इन शॉर्ट इट इज नथिंग बट नरम पाव, क्या बोले, हाँ समझ में आ गया। तो ये हो जाता है, इतना समझा, ठीक है। तो ये सब बेसिक था। अब ये जो सर्किट है ज़रा ध्यान से सुनो, इसको मैं बल्ब को फिलहाल हटाता हूँ, मुझे खाली डिस्टिंग्विश करना है डायग्रामेटिकली कि व्हाट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल सर्किट एंड अ कॉम्प्लेक्स सर्किट, ठीक है। क्या बोलता हूँ, सीरीज मतलब क्या, एक के बाद एक, लगातार उसको बोले, जैसे सीरियल होता है, सीरियल हर सप्ताह इसी समय इसी वक्त ऐसा कुछ जो आता है ना, उसे सीरीज़ बोलेंगे, समझ में आया? तो ये सीरीज़ है। लेकिन अगर पैरेलल, अगर आपको जानना है कि वो कहाँ गया, जानना है तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको हटा दिया मैंने, और सपोज करो पैरेलल वाला ऐसा कुछ जुड़ा रहेगा, ये दोनों के लिए ये पैरेलल हो गया, ये पैरेलल, एक के ऊपर एक रहा तो ये पैरेलल हो गया। आप लोगों ने देखे हो गया ऐसा अरेंजमेंट। ये सब क्या है, ये सब क्या है कि ये सब जो है सीरीज और पैरेलल, ये सर्किट को सिंपल सर्किट कहा जाता है। अब याद रखो, इस सर्किट के ज़रिए से कितना वोल्ट, कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसके लिए हम लोग एक लॉ लगाते थे, और वो लॉ क्या है, ओम्स लॉ। याद रखो, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर द सिंपल सर्किट्स लाइक दिस। लेकिन जब से कॉम्प्लेक्स सर्किट्स वगैरह डेवलप हुए हैं, वहाँ पर ओम्स लॉ की नहीं चल रही, समझ में आया? शादीशुदा हो गया, समझ में आया? तो इसके लिए क्या हो जा रहा है कि उसकी नाम, ठीक है, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली व्हेन देयर इज अ सिंपल सर्किट यूज्ड, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स सर्किट की डायग्राम, या कॉम्प्लेक्स सर्किट का जो डायग्राम है वो आपकी बुक में दिया है, वो आप लोग देख लो। मैं बताऊँ क्या,
बना। तो देखिए कॉम्प्लेक्स वाला जो सर्किट होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, अभी फ़िलहाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये जो सर्किट है ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि एक से ज़्यादा रेजिस्टर है, और आई एम रिफरिंग टू 9.1 वाला डायग्राम, हाँ, और बल्कि 9.3 भी देख लो। दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे यू विल नॉट बी एबल टू जज कि इसमें से सीरीज़ कितने हैं या पैरेलल कौन सा है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसको जज करने। प्लस इसके अंदर जो बैटरीज है, देखिए 2 लगाया है, एक्चुअली 2 सेल लगाया है उसने, समझ में आया। तो ये हो जाता है, और इसको सिलॉन, लेकिन उसको EMF भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आगे चैप्टर बोल रहा हूँ, क्या नाम है उसका, हाँ, किरचॉफ सेकेंड लॉ में आपको EMF के बारे में पता चलेगा। ये सर्किट जो है कॉम्प्लेक्स सर्किट है, उस वजह से पोटेंशियल डिफरेंस, उस वजह से करंट, ये दोनों को हम लोग ओम्स लॉ से नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए दूसरा लॉ अप्लाई करते हैं, वो है किरचॉफ्स लॉ। समझ आया। इसमें 2 लॉज है जो हम लोग को अभी देखना है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अब ज़रा ध्यान से देखिए, आपके बुक में पेज नंबर 214 पर राइट हैंड साइड पर 9.1 का जो डायग्राम है वो इसको रिजेंबल कर रहा है। बस खाली इतना है कि मैंने अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर लेबलिंग ABCDEF कर दिया हूँ। आपके बुक में कॉर्नर्स को लेबलिंग नहीं दिया है, और यहाँ पर A और B स्मॉल वाला दिया है, मगर मैंने यहाँ पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको लेबलिंग कर दिया हूँ। और ये एप्सिलॉन 1 है, एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2, समझ में आया मराठी का, हाँ, ठीक है। तो ये जो है ये डायग्राम है। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, हमको किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ अगर पढ़ना है तो हमको 3 टर्मिनोलॉजीज़ को समझना होगा। 3 टर्मिनोलॉजीज़ को समझना होगा। सबसे पहला होता है क्या, जंक्शन, ठीक है। जंक्शन को एक और नाम दिया जाता है, ठीक है। जंक्शन को नोड भी कहा जाता है। अब मतलब क्या, अगर ये रास्ता है सपोज, ठीक है, ये रास्ता ही रहेगा, लेकिन जंक्शन में कब कन्वर्ट होगा, जब इधर से एक से ज़्यादा रास्ते और खुलेंगे। इस पॉइंट को नोड कहा जाएगा या जंक्शन कहा जाएगा। ऐसा स्ट्रक्चर आपको इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है, आसानी से यहाँ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि देखो ये रास्ता है, मगर यहाँ से एक और रास्ता खुल गया, तो ये क्या हो गया, वैसा ही B है वैसा ही E है। तो याद रखो इसको क्या कहा जाएगा, जंक्शन। इसको क्या कहा जाएगा, जंक्शन। मैं जस्ट डिक्टेट करता हूँ, अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें वो कर लेता हूँ, क्योंकि मैं लिख नहीं पाऊँगा बहुत, और फिर ऊपर से मिस्टेक होंगी तो देखिए जंक्शन का जो डेफिनेशन है वो ये है, एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट वेयर 3 or more conductors are joined together is called a junction। अब इसमें जो है एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग जो है B और E को कंसिडर कर सकते हैं एज अ जंक्शन और इन दिस सर्किट डायग्राम, ठीक है। अब दूसरा जो आपको समझना है वो क्या है, लूप। वो क्या है, लूप। हाँ, याद रखो लूप मतलब क्या, फंदा या फांसी का फंदा, समझ में आया। देखो अगर मैं ऐसा बनाता हूँ, ये लूप नहीं है। लूप मतलब क्या, अभी फंदा बोला जा रहा है, तो फांसी का फंदा कैसा होता है, ऐसा गोल होता है, मतलब इट हैज़ टू बी क्लोज्ड फ्रॉम एवरी कॉर्नर्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग गौर करेंगे तो देखो यहाँ पर कितने लूप्स बन रहे हैं, 3 लूप्स बन रहे हैं। देखो A B E F, A, समझ में आया। तो पहला लूप कौन सा है, यहाँ पर पहला लूप A B E F एंड अगेन A, क्योंकि अगर मैं F बोला तो मैं ये हिस्सा खुला छोड़ रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं बोलना है, मुझे बंद करना है। तो लूप, हाँ, पूरा बंद रहेगा। लूप मतलब फांसी का फंदा, ये याद रखो, लूप, समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा, ये पहला लूप हमको इसमें दिखाई दे रहा है। अब दूसरा लूप देखो B C D E and B, समझ में आया। तो दूसरा लूप क्या है, B C D E and B, ये दूसरा लूप है।
और तीसरा लूप ये बड़ा सा जो है रेक्टेंगुलर शेप, ये है तीसरा लूप। तो इसका तीसरे लूप का क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ ए, सबको कंसिडर करेंगे हम लोग। अगर आपको बी और ई को इग्नोर करना है कर सकते, लेकिन फिलहाल हम लोग उसको भी ले लेंगे। इतना समझ गया आपको, ठीक है। ये हो जाता है क्या, लूप। अब आता है क्या, ब्रांच, ठीक है। अब आ जाता है क्या, ब्रांच। ये हटा दूँ, अच्छा लूप के लिए मैंने बोला नहीं। लूप के लिए क्या है, एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज कॉल्ड अ लूप और मैश, MESH, मैश। हाँ, इसको क्या बोला गया, डिफाइन। अ ब्रांच इज एनी पार्ट ऑफ द नेटवर्क दैट लाइज बिटवीन टू जंक्शंस। दो जंक्शंस के बीच में जो पार्ट रहेगा उसको क्या बोलेंगे, जैसे कि मिसाल के तौर पे B एंड E क्या है, ये दो जंक्शन के बीच में है, तो B एंड E क्या है, इज अ ब्रांच। इतना समझा बुक में। और ब्रांच किसको बोलेंगे, जरा ध्यान से सुनो। ब्रांच इज एनी पार्ट ऑफ द नेटवर्क दैट लाइज बिटवीन टू जंक्शन। दो जंक्शन दिख रहे हैं, एक ये जंक्शन है, T बना रहा है, B वाला जो है एक जंक्शन बना रहा है, समझ में आया, और एक E वाला उल्टा जंक्शन यानी उल्टा T बना रहा है, तो समझ में आया। तो इसको क्या बोलेंगे, B और E को ब्रांच बोल देंगे, B और E को। BE इज अ ब्रांच ऑफ दिस सर्किट। हाँ, और ब्रांच एक और चीज़, यानी और दो ब्रांच है इसके अंदर, टोटल 3 ब्रांच है। दूसरा ब्रांच जो है BCDE, BCDE ये भी एक ब्रांच माना गया है, और BAFE ये भी एक ब्रांच माना गया है। क्यों ब्रांच माना गया है, क्योंकि इसमें से निकला ऐसा और इसमें से निकला ऐसा। क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ, इसके और भी दो नाम हैं। इसका नाम है करंट लॉ और इसको जंक्शन लॉ भी कहते हैं। इसको शॉर्टकट में KCL भी कहा जाता है नॉर्मली, पोटेशियम क्लोराइड नहीं है, समझ में आया। इसका नाम है क्रिचॉफ्स करंट लॉ समझ में आया, इसका नाम क्या है, क्रिचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग KCL देखने वाले, पोटेशियम क्लोराइड को देखना है, क्रिचॉफ्स करंट लॉ को देखने वाले हैं, ठीक है। अब क्रिचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है, ज़रा ध्यान से सुनो। पहले मैं इसको इंग्लिश में बोलता, फिर बाद में अपनी भाषा में, ठीक है, ठीक है। द अलजेब्राइक सम ऑफ द करंट्स at the junction is 0 in an electrical network। बस इतना बोला है। अब जंक्शन बोला है तो समझ जाओ जहाँ पर एक से ज़्यादा वायर्स जो है मिल रहे हैं। तो देखो यहाँ पर उसने कुछ डायग्राम बनाया है, मैं उसी को फॉलो करता हूँ। देखो यहाँ पर एक काम करते हैं, पूरा डायरेक्टली ऐसा करते हैं, डोंट वरी। अब ये बुक से मिलता जुलता तो नहीं है, मगर इसके डायरेक्शंस हम लोग बुक से मिला देंगे। एक का डायरेक्शन है इधर, एक का डायरेक्शन है इधर, एक का डायरेक्शन है इधर, मतलब ऐसा, एक का डायरेक्शन है इधर, एक का डायरेक्शन है इधर, एक का डायरेक्शन है इधर। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, मैं इसको नाम दे देता हूँ अपनी सुविधा के हिसाब से। चलो बुक के हिसाब से जाता हूँ। I5 1 से शुरू करूँ मैं, 1 2 3 4 5 दे चुका हूँ, 6। ज़रा यहाँ पर ध्यान से सुनिए क्या बोल। और ये जंक्शन है, ये जो पॉइंट है इसको जंक्शन दिया गया, ठीक है। वो पॉइंट को पकड़ के चलो P। अब ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिए प्लीज़, अगर आप गौर करेंगे तो ज़रा ध्यान से देखो, 3 लाइन या मैं ये बोलूँगा 3 कंडक्टर लेकर आ रहे हैं करंट को टूवर्ड्स द जंक्शन, और 3 कंडक्टर लेकर जा रहे हैं करंट को अवे फ्रॉम जंक्शन। तो इसीलिए अगर इन लोगों का अलजेब्राइक सम अगर हम लोग करेंगे, यानी कि इनको ऐड करेंगे, तो इनका आंसर 0 ही आएगा। ये ऐसी बात है कि अब्बा की पगार है 10,000, और होता क्या है कि आई 10,000 गई 10,000, बल्कि जाती 15 भी, ठीक है। आई 10,000 गई 10,000,
तो जितना आया उतना गया, तो क्या बचा हाथ में? 0। तो बस वही है इसके बारे में, समझ में आया? तो देखो इसका मतलब क्या, अब ज़रा ध्यान से सुनो, जो जंक्शन के टूवर्ड्स है, जो जंक्शन के वो कन्वेंशन वगैरह में बताया जाएगा कि जंक्शन के टूवर्ड्स जो है उसको पॉजिटिव मानेंगे, और जो जंक्शन को छोड़कर जा रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ जंक्शन उसको नेगेटिव मानेंगे। तो देखो I1 कुछ नहीं है, मतलब ये प्लस है, प्लस की साइन नहीं डाले तो भी चलता है, ठीक है। इसके बाद I2 जा रहा है तो ये नेगेटिव में आएगा। फिर उसके बाद I3 आ रहा है, I3 इसमें जाएगा। फिर उसके बाद I4 आ रहा है टूवर्ड्स जंक्शन, तो ये आ जाएगा I4। ये I5 माइनस में आएगा, क्यों? क्योंकि वो अवे जा रहा है। और I6 भी क्या है? माइनस I6, ये क्या है? इज इक्वल टू 0। I4 टूवर्ड्स जा रहा है ना। अच्छा ठीक है, इसको पॉजिटिवली अगर मैं बोला, अभी ज़रा ध्यान से देखो, ये समझ गया, इसको ऐसा भी, यानी ये है एक्चुअली किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ये क्या बोलता है कि, और ये जंक्शन के लिए एप्लीकेबल है, इसके लिए उसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। ये क्या बोलता है कि जितना भी करंट टूवर्ड्स जंक्शन आ रहा है उतना ही करंट जंक्शन को छोड़कर भी जा रहा है, इसलिए उसका अलजेब्राइक सम को अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा? इट विल कम टू 0। इसको थोड़ा सा और एक दो स्टेप बढ़ा सकते हैं। वो क्या है? जितने नेगेटिव है उन लोगों को कलेक्टिवली वहाँ पर लेकर चले जाओ, जितने पॉजिटिव है उसको एक जगह रखो। तो नेगेटिव पॉजिटिव को पहले हम लोग लेंगे I1 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू, अब कितने नेगेटिव है? वो है I2 प्लस I5 प्लस I6। अरे समझा? तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाता है किरचॉफ्स लॉ। मेन ये है, स्टेटमेंट के हिसाब से मेन ये है। आप लोगों को इतना समझा किरचॉफ्स लॉ? तो ये हो जाता है क्या? साइन कन्वेंशन के साथ इसको ये बताया गया है। आपको समेशन के हिसाब से भी बताया गया है। समेशन के लिए देखो उसने क्या बोला गया है, ये समेशन की साइन बनाया है, और ये I इज इक्वल टू 1 और ये n इज इक्वल टू जहाँ तक का हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद I रिप्रेजेंट्स व्हाट? I इज इक्वल टू 0। कुछ समझा इसके बारे में? समेशन के बारे में आप लोगों को पता होगा, कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, और क्या सीक्वेंस से चलेगा, उसके बारे में ये सिंबल बताता है। कहाँ से शुरू हो रहा है 1 से, कहाँ तक ख़त्म हो रहा है वी डोंट नो, nth टर्म हो सकता है वो। समझ में आया? इन लोगों को ऐड करेंगे, किस पैटर्न में ऐड करेंगे? I इज इक्वल टू I, कैपिटल I इज इक्वल टू I। ओके स्टार्ट नाउ से ऑन पेज नंबर 215 वन सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स, यानी न्यूमेरिकल दिया है 9.1, एग्जाम्पल 9.1। इसके अंदर आप देख सकते हो ये डायग्राम जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हूँ, ऐसा डायग्राम बनाया है। यहाँ पर I6 इज इक्वल टू x, बहुत सी बुक्स में इसको नहीं दिया है, वो आप लोग ज़रा रेक्टिफाई कर लीजिए कि यहाँ पर I6 इज इक्वल टू x है। क्यों? क्योंकि फाइंड तो यही करना है। समझ में आया? अरे चुप बैठ रहा है आप। स्टार्ट। हाँ, अब देखिए, फिगर शोज करंट इन अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वायर या लाइन, ठीक है। और ये बोलता है कि इसके अंदर जो है करंट बताया गया है, ठीक है। और करंट मतलब क्या? देखो जैसे कि यहाँ पर करंट है, करंट 1, करंट 2, ऐसा ऐसा, और इन लोगों की वैल्यूज़ दिया है। I1 का कितना है? 17 है। I2 का कितना है? आया। लेकिन जिसके यहाँ पर वैल्यूज़ नहीं दिया है उसको फाइंड करते हुए हम लोगों को आना है और फिर I6 की वैल्यू ढूंढना है। इतना समझा? और ये जो सम है यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जंक्शंस की बात हो रही है। तो जंक्शन की अगर बात हो रही है अलॉन्ग विद द डायरेक्शन, समझ में आ रहा है कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के लिए एप्लीकेबल, या इसके लिए किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल है। समझ में आया? तो अभी देखो हम लोगों को यहाँ x को फाइंड करना है, डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको एक्चुअली शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखो इतने 3 को मैं लेता हूँ, इतने 3 को मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ज़रा देखो, I1, ठीक है। अब ये क्या है? ये टूवर्ड्स जंक्शन आ रहा है तो ये प्लस है, समझ में आया। लेकिन ये अवे फ्रॉम जंक्शन जा रहा है, माइनस I2। ये भी अवे जा रहा है, अवे जा रहा है,
माइनस I3 इज इक्वल टू 0। अरे बिंदास, अब नहीं जा रहा है। वो वाला जंक्शन देख रहे हैं। बी इज अ जंक्शन पॉइंट, बी इज अ जंक्शन पॉइंट, अच्छा हाँ जंक्शन। बी इज अ जंक्शन पॉइंट, वैसा सी इज अ जंक्शन पॉइंट। यहाँ पर तीसरा, अच्छा यहाँ दिया है, यहाँ पर नहीं दिया, मगर ये भी एक जंक्शन पॉइंट है। समझ में आया? हम लोग यहाँ पर अपने सुविधा के हिसाब से ले लेते हैं डी इज अ जंक्शन पॉइंट। अरे समझा कि नहीं? तो देखो जंक्शन के तरफ कौन आ रहा है? I1, इसीलिए पॉजिटिव लिया। जंक्शन से अभी कौन जा रहा है? I2, क्योंकि उसने डायरेक्शन दिया, उस बेस पे मैं बोल रहा हूँ। ये जंक्शन से अवे जा रहा है, इसके लिए माइनस। ठीक है, अब एक काम करते हैं, डायरेक्टली इन लोगों की वैल्यूज लिख देते हैं। बताओ I3 को उधर लेके चले जाता है। मतलब तुम लोग देखो जरा, मतलब मैं कितना स्टेप्स ले, क्या आ जाएगा? 17A इज इक्वल टू I3 की वैल्यू अल्हम्दुलिल्लाह हमको मिल चुकी है। वो है क्या? 14 एम्पियर। बोलो इतना समझा? बस तो सर ये समझा I2 जो है वो माइनस में क्यों है? देखिए गाजिया जी, ये जंक्शन है बी, जंक्शन को जो छोड़कर जाता है उसको माइनस में लेते हैं। वैसा ही I3 भी तो छोड़कर गया, मगर जो टूवर्ड्स जंक्शन आता है उसको पॉजिटिव लेते हैं। ये क्रिचॉफ्स का पहला लॉ बोलता है, इसीलिए। समझ में आया? तो ये हो गया, इतना समझा आपको? हटा दूँ? वेरी गुड, हाँ बोलिए समझे। अब इसके बाद जो है यहाँ पर याद रखो, इसका मतलब हमको I3 मिल गया। अब I3 मिला, अब उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे फॉर दिस जंक्शन। समझ में आया? अब यहाँ का जंक्शन कौन है? सी है यहाँ का जंक्शन। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, I3 को प्लस लेंगे, क्यों? क्योंकि ये अरे मेरे को बोलने दो, और माइनस I4 माइनस I5। समझ में आया? हाँ, इज इक्वल टू 0। अब याद रखिए ये क्रिचॉफ्स लॉ हम लोगों ने अप्लाई कर दिए। अभी यहाँ पर इनकी वैल्यूज डाल दीजिए प्लीज। 14, फिर उसके बाद 4 का क्या है? -2 और माइनस I5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको थोड़ा समझ रखिए। फिर 14 माइनस 2 इज इक्वल टू I5। इसमें से ये गया तो कितना हो गया? 12 एम्पियर इज इक्वल टू I5। बोला समझा? तो इस बहाने हम लोगों को I5 की वैल्यू मिल गई है, वो है क्या? 12 एम्पियर। अब अगर ये दो चीज़ मिल चुकी है तो मुबारक हो आपको 16 मिलने में कोई 16 नहीं 6 मिलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ। तो अभी देखिए यहाँ पर हम लोग क्रिचॉफ्स लॉ के बेसिस पे इसको अभी हम लोग जंक्शन मान रहे डी को। डी आपके बुक में नहीं दिया है, मगर हम लोगों ने कंसीडर किए हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देखिए I5 विल बी पॉजिटिव, देन I6 जो है वो क्या है? माइनस है, और I7 जो है ये भी क्या है? माइनस है, इज इक्वल टू 9। एक भी स्टेप मिस आउट नहीं करने का, नहीं तो मार्क्स जाएंगे। समझ में आया? अब इन लोगों के मार्क्स इन लोगों के नंबर डाल दो। 12 माइनस 6 क्या है? x है, और 7 क्या है? 9 है, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको उठाकर यहाँ फेंक दो, मतलब x को हटा दो, तो 12 माइनस 9 इज इक्वल टू x। नॉट अ बिग डील। ठीक है, कितना हो गया? तो याद रखो x इज इक्वल टू 3 एम्पियर, ऐसा आपके बुक में दिया है ना। से हमारा आंसर x का जो आया 3 एम्पियर आया, मगर आप देखोगे आपकी बुक में 9.1 का जो एग्जाम्पल है उसका आंसर 7A है। वो इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर हमारी जो बुक है, कुछ बुक्स में यहाँ पर का डायरेक्शन दिया हुआ है, सी जंक्शन जो है ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन कुछ बुक्स में जो है अगर ये आउटवर्ड डायरेक्शन के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर डेफिनेटली यही आना चाहिए। लेकिन अगर आपका कुछ बुक में जो है इसको इनवर्ड डायरेक्शन में बताया है सी के तरफ, तो अगर वैसा है तो आपका आंसर उस बेसिस पे 7A आएगा। तो आप लोग वैसा भी सॉल्व कर सकते हो, तो आपका आंसर 7A आता है। कब? जब आप I4 को टूवर्ड्स जंक्शन लेंगे तब। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल ये न्यूमेरिकल छोड़ता हूँ। नाउ वी विल कंटिन्यू विद द क्रिचॉफ्स सेकेंड लॉ। ठीक है, ओके। नाउ पेज नंबर 215 हम लोग क्रिचॉफ्स सेकेंड लॉ देख रहे हैं। क्रिचॉफ का सेकेंड लॉ क्या बोलता है, पहला उसको हम लोग देख लेते हैं। द अलजेब्राइक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा है प्रोडक्ट्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स
that is EMF in a closed loop is 0. In a closed loop बोला, loop is 0. अब देखो इसके अंदर हम लोगों को कुछ बातें समझनी होगी. अच्छा, इसका इक्वेशन भी दिया हुआ है. इक्वेशन क्या है? समेशन ऐसा करके दिया है ए, और यहाँ पर दिया हुआ है आर और आई, ठीक है, प्लस समेशन ऑफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0. बस ये इसने दिया है, और ये जो फॉर्मूला है ये रिप्रेजेंट करता है किरचॉफ्स का सेकंड लॉ. अब इसको समझेंगे कि ये एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है. तो उसके लिए आपको साइन एंड कन्वेंशन ये सब देखना होगा. तो वो देखते हैं हम लोग जल्दी जल्दी. दो ही दिया है, साइन और कन्वेंशन, और उस बेस पे किया गया है. तो उसके लिए मैं ज़रा डायग्राम बना देता हूँ, तो डायग्राम के बेस पे मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकूँगा. पहला डायग्राम बनाता हूँ. ओके, स्टार्ट. अभी देखिए किरचॉफ्स सेकेंड लॉ के लिए ये डायग्राम हम लोगों को रिफ़र करना है, और यहाँ पर कुछ साइन एंड कन्वेंशन बोला है. अभी ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिए प्लीज़. साइन और कन्वेंशन में उसने क्या बोला है कि पहली बात तो ये लॉ के हिसाब से एक लूप कंसिडर करना है हम लोगों को. एक लूप वो चाहे ये लूप हो, ये लूप हो, या ये अक्खा वाला लूप हो, कोई भी लूप हम लोगों को कंसिडर करना है. तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि समेशन ऑफ करंट इनटू प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, उसका सम करेंगे, और क्या ये बैटरी जो होती है या सेल होती है उसका जो है हम लोग समेशन करेंगे. तो उसका आंसर आएगा 0, यानी कि विच विल बी इक्वल टू 0. ठीक है, वो कैसा होगा उसको देखते हैं. उसके लिए साइन और कन्वेंशन. साइन और कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? रूल्स टू बी फॉलोड, यानी रूल्स कौन से फॉलो करना है. तो देखो ये बोल रहा है, सपोज करो मैं इतने हिस्से को कंसिडर कर रहा हूँ, इतने हिस्से को कंसिडर कर रहा हूँ, ए से लेकर बी, इतने हिस्से को मैं कंसिडर कर रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पर मैं चाहता हूँ अल्फ़ाबेटिकली मैं चाह रहा हूँ कि मैं ए से बी की तरफ जाऊँ, ए से बी की तरफ जाऊँ. तो सबसे पहला पॉइंट हमको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है. यू हैव टू ट्रेस द पॉइंट फ्रॉम वेयर टू वेयर यू हैव टू गो. वो आपकी चॉइस है, वो आपकी चॉइस है. ठीक है, अब उसके बाद आपको देखना है कि करंट का डायरेक्शन क्या है. करंट का डायरेक्शन बैटरी के हिसाब से देखेंगे. यहाँ पर प्लस है तो इसका मतलब करंट ऐसा जा रहा है, करंट जा रहा है. करंट किधर से जा रहा है? तो याद रखो ये किसके लिए था? ये ट्रेसिंग के लिए था. ये ट्रेस करें. आप देख रहे हैं कि आपको कहाँ से शुरू करना है. ए से शुरू करना है तो आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं. आपको बी से शुरू करना है तो यहाँ से शुरू करना पड़ेगा आपको. समझ में आया? तो पहले ट्रेसिंग देखना. ट्रेसिंग का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है? ए से बी है. अब उसी ट्रेसिंग वायर के ऊपर या कंडक्टर के ऊपर आपको ये देखना है कि करंट का डायरेक्शन क्या है. तो करंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ पर है? ये भी ए से बी की तरफ है, बराबर है. ये किसका डायरेक्शन है? ये करंट का डायरेक्शन है. ज़रा ध्यान से सुनो. जब कभी भी आपका डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम आता है तो आप इसको माइनस में लेंगे. किस में लेंगे? माइनस में लेंगे. देखो यहाँ पर बताया है इसने, जैसे देखो यहाँ पर कहाँ गया, हाँ. तो देखो आप क्या लेंगे इसको, I इंटू आर जो लेंगे आप, ये क्या लेंगे? माइनस में लेंगे. कुछ समझा? ये है, ये रूल है. ये आपके ऊपर रहता है आप कौन सा ट्रेसिंग लेंगे. अब सपोज करो मैं ये वाले की बात कर रहा हूँ, मैं बी और सी की बात कर रहा हूँ. ठीक है, अगर मैं बी से सी का अगर मैं ट्रेसिंग ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरा डायरेक्शन ये है. इसमें करंट का डायरेक्शन क्या है? देखो करंट का डायरेक्शन क्या है? करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट है. अगर अपोजिट है तो मेरा I इंटू आर विल बी पॉजिटिव. प्लीज़ ये याद रखो. अगर हमारा ट्रेसिंग का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन को मैच नहीं कर रहा है तो इट हैज़ टू बी अ पॉजिटिव. अगर हमारा ट्रेसिंग और करंट का डायरेक्शन दोनों सेम रहेंगे, इट हैज़ टू बी टेकन एज माइनस या नेगेटिव. इतना समझा? उसके बाद इसका प्लस करो. उसके बाद दूसरा क्या आएगा? देखो, अरे बोलो जल्दी से. देखो अभी हम लोग ये लूप कंसीडर करें ए बी ई एफ. ठीक है, उसमें मेरा ट्रेसिंग पॉइंट कैसा जा रहा है? ए बी ई एफ और ए तक जा रहा है. अब देखो ए से बी क्या जाएगा मेरा? आई और आर का क्या आएगा? हाँ, माइनस क्या आएगा? माइनस आई
आर, ठीक है, ये इसका हुआ प्लस, तुम लोग समझ रहे R1 और I1। फिर उसके बाद ये वाला देखो B और C, ये क्या है, ये भी माइनस आएगा, माइनस, समझ में आया, क्या आ जाएगा I3 R5। इसके बाद मैं इधर जा रहा हूँ, ये भी माइनस आएगा, माइनस क्या आएगा I1 R3, और उसके बाद ये क्या आ जाएगा, बस अब यहाँ पर आ गए, अब यहाँ पर ई आ गया, एप्सिलॉन आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टर नहीं है। अब जरा ध्यान से सुनिए कि रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर अभी देखो ये नेगेटिव पे आया, अब जब ये नेगेटिव पे आएगा तो ये लिया जाता है क्या, पॉजिटिव लिया जाता है। देखो जब नेगेटिव पे आता है तो क्या इसको पॉजिटिव लेते हैं, तो हमारा E1 यानी कि एप्सिलॉन 1 जो है ये पॉजिटिव में आएगा, इज इक्वल टू 0। अभी इतना आ गया इक्वेशन। अब क्या करेंगे, जितने नेगेटिव है इसको 0 यानी इक्वल के इधर ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I3 I5 प्लस I1 R3। बोले समझा, ये होता है, तुम्हें क्या बोला, अच्छा R5। डबिंग मूवी में मेरे को जॉब मिलेगा। हाँ, बोले समझा कि नहीं समझा, ठीक है। अभी देखो ट्रेसिंग B C D E से B ऐसा जाएगी। आप लोग चाहते हो कुछ उल्टा करो, ठीक है। अब देखो जरा B से C, C से D, D से E, E से B, ऐसा हम लोग को जाना है। B से C जो जा रहे हैं उस टाइम पर क्या हो जा रहा है, क्या हमारा ट्रेसिंग का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन को मैच कर रहा है, नहीं, तो हमारा I इंटू R क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। I क्या है हमारा R2, हाँ, और ये R2 ये पॉजिटिव आएगा, हो गया। अभी भी पॉजिटिव आएगा। अब ज़रा यहाँ पर ध्यान से सुनो, ये नेगेटिव आएगा, माइनस एप्सिलॉन या एप्सिलॉन 2, क्यों, क्योंकि अभी हम लोग पॉजिटिव पे पहला आए, हाँ, पहला हम लोग पॉजिटिव पे आए, उसके बाद नेगेटिव पे आए। तो जब पॉजिटिव पहला आएगा किधर पे, यहाँ पर, तो तब हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। कुछ समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्या है। अब यहाँ पर देखो D to E क्या आ रहा है हम लोगों का, अगेंस्ट आ रहा है, तो क्या आ जा रहा है, प्लस I2 R4। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो, हाँ, E से भी, अब देखो ये भी अपोजिट ही जा रहा है, E से भी, तो क्या आ जाएगा, प्लस I3 और R5 इज इक्वल टू 0। बोला समझा, नेगेटिव इधर ले लो, I2 R2 प्लस I2 R4 प्लस I3 R5 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2। बस यही है इसका सेकेंड लॉ, क्रिचॉफ्स का सेकेंड लॉ, ठीक है। कन्वेंशन, साइन एंड कन्वेंशन एक्सप्लेन करते वक्त मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, समझ में आया। एक बार फिर साइन और कन्वेंशन मैं एक बार दोहरा देता हूँ आप लोगों के लिए। कभी भी हमको क्या करना है, क्रिचॉफ के सेकेंड लॉ में हमको कोई एक लूप जो है कंसिडर करना है। कंसिडर करके हमको दूसरा चीज़ क्या करना है, हमको हमारा डायरेक्शन डिसाइड करना है। अगर डायरेक्शन में B से C, C से D, D से E, E से B ले रहा हूँ, तो ये डायरेक्शन में मुझे जाना है। ये डायरेक्शन में जाते वक्त हमको ये देखना है कि हमारा डायरेक्शन और फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन सेम है क्या। अगर सेम है तो आंसर आएगा माइनस I इंटू R। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है, यानी दिख रहा है कि करंट का डायरेक्शन अलग है, इसीलिए ये पॉजिटिव में आया, I2 इंटू R2, क्योंकि यहाँ पर वही था इसीलिए मैंने लिख दिया। अब रिलेटेड टू एप्सिलॉन या रिलेटेड टू EMF, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है बैटरी का, ठीक है, उससे रिलेटेड क्या हमारे पास साइन और कन्वेंशन है, वो सेकेंड पॉइंट में डिस्क्राइब किया गया है कि अगर आपका डायरेक्शन बैटरी के यानी कि एप्सिलॉन के पॉजिटिव टर्मिनल को पहला पहुंच रहा है, तो आपको क्या लेना है, आपको लेना है नेगेटिव। लेकिन अगर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को पहला अगर आपका डायरेक्शन पहुंच रहा है, तो क्या बोला जाएगा, उसको पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल को पहला जा रहा है, इसीलिए इसको लिया जाएगा नेगेटिव।
उल्टा हो रहा है, पॉजिटिव की तरफ आएगा तो नेगेटिव लेना है। किसके लिए? EMF के लिए, समझ में आया, या एप्सिलॉन के लिए या बैटरी के लिए। इतना समझा? उस लिहाज से हम लोगों को ऐसा ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, और जो भी नेगेटिव माइनस यानी नेगेटिव टर्म्स है बाद में यहाँ पर इक्वल टू 0 डालना है। जो भी नेगेटिव टर्म्स है उसको इक्वल के उधर डाल देना, उसको भी पॉजिटिव कर देना है, और यहाँ पर ख़त्म होता है आपका किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। ठीक है, अभी कुछ रूल्स है या स्टेप्स है यूजुअली फॉलोड वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। सबसे पहला क्या है? चूज सम डायरेक्शन ऑफ द करंट। करंट का डायरेक्शन आपको, अगर करंट दिया है तो अलग बात है, आपको दिख रहा है। अगर करंट नहीं दिया हो, सपोज डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, तो आपको खुद से डिसाइड करना है। ये ऐसा बोल रहा है, देखो, चूज सम डायरेक्शंस ऑफ द करंट। सेकंड क्या बोल रहा है? रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल्स यूजिंग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अब देखो यहाँ पर इसका कहने का मतलब क्या है? वेरिएबल जितना हो सके उसको रिड्यूस करने की कोशिश करो। यहाँ पर हम लोगों को क्यों? क्योंकि इसको एक लूप माना गया है, तो इस लूप में जो एक जैसा करंट भाग रहा है। यहाँ पर ये एक लूप माना गया है, तो यहाँ पर I2, मगर ये अलग जा रहा है, थोड़ा सा अलग जा रहा है, तो इसको 1 देंगे या 2 देंगे, कुछ नहीं दे सकते, तो इसके लिए उसको I3 दिया है। तो हम चाहे तो इस वेरिएबल को कॉमन ले सकते हैं, तो इस हिसाब से ये I3 वाला एक वेरिएबल कम हो सकता है। कैसा हो सकता है? I1 प्लस I2, ऐसा करके हम लोग इसको एक वेरिएबल को हटा सकते हैं एज I3, एक और वेरिएबल को नहीं रखेंगे। तो ये सेकेंड पॉइंट बोल रहा है, रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल्स यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। अगर ठीक से नहीं भी समझा है ना, डोंट वरी, व्हाइल सॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल वी विल कम टू नो कि कैसा रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तीसरा क्या बोल रहा है? डिटरमाइन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप। देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, हमको पहले डिटरमाइन करना है कि मुझे ये लूप कंसिडर करना है या ये अक्खा वाला लूप कंसिडर करना है, तो हम लोगों को पहले वो डिटरमाइन करना पड़ेगा। समझ में आया? यानी हमको डिसाइड करना पड़ेगा। फोर्थ क्या बोलता है? अप्लाई वोल्टेज लॉ टू ऑल इंडिपेंडेंट लूप्स। समझ में आया? वोल्टेज लॉ जो है यानी ये वाला लॉ, हर एक इंडिपेंडेंट लूप को आप अप्लाई करो। समझ में आया? इसमें 3 लॉ बनेंगे। अरे सेकेंड लॉ का दूसरा नाम वोल्टेज लॉ है, तो पहला ये है, दूसरा ये लूप है, तीसरा ये लूप है, तो यहाँ पर 3 लॉ बनेंगे। इन शॉर्ट किरचॉफ्स के सेकेंड लॉ 3 बार अप्लाई होंगे, आई मीन टू से। समझ में आ गया? इसके बाद आता है क्या? 5वां पॉइंट, सॉल्व द इक्वेशंस ऑब्टेन्ड साइमल्टेनियसली। जो भी इसका इक्वेशन अलग रहेगा, इसका इक्वेशन अलग रहेगा, इसका इक्वेशन अलग रहेगा, उन लोगों को साइमल्टेनियसली जो है सॉल्व करने का, अपने अपने लेवल पे सॉल्व करने का। समझ में आया? और द लास्ट, इन केस, अब देखो ज़रा पर हमारी जो ट्रेसिंग है वो अगर हम लोगों ने गलत ली है तो देखो कैसा मालूम पड़ेगा, हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा। देखो वो क्या बोल रहा है? इन केस द आंसर ऑफ अ करंट वेरिएबल इज नेगेटिव, द कन्वेंशनल करंट इज फ्लोइंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट चूजन बाय यू। समझ आया? अगर हमारा आंसर इसमें माइनस नहीं आ सकता, अगर ना माइनस आ गया तो समझ आना हमारा सिलेक्शन ऑफ डायरेक्शन वो रॉन्ग था। रॉन्ग मतलब क्या? वॉज इन अपोजिट डायरेक्शन एज दैट ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। समझा? न्यूमेरिकल के ज़रिए से हम लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। विद दिस आई एंड अप विथ माई टूडेज लेक्चर। इंशाल्लाह कल आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।